जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं। क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर जिसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं और इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। नोट्स बनाते जाइएगा और इस क्लास में, आज की क्लास में जो है PYQ भी कराया जाएगा और क्लास के अंत तक बने रहें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कहाँ तक अध्ययन किया था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कहाँ तक पढ़े थे? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कितना वर्ष पुराने सभ्यता है बताओ? हड़प्पा सभ्यता कितना वर्ष पहले की सभ्यता है? कितना वर्ष पहले की है बताओ? 4700 साल पूर्व। कितना वर्ष? 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो है 4700 वर्ष पूर्व सभ्यता विकसित हुई थी। अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके पश्चात कौन सा काल आता है? तो ऋग्वैदिक काल। इसके पश्चात कौन काल आता है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यही रखना है कि इस काल में कौन सा ग्रंथ की रचना होता है? कौन सा ग्रंथ की रचना होती है? ऋग्वेद। इस काल में जो है ऋग्वेद की रचना होती है। यदि पूछा जाए आपसे कि ऋग्वेद की रचना जो कितना वर्ष पहले हुआ, ऋग्वेद की रचना कितना वर्ष पहले हुआ? देखो, क्या पूछे कि ऋग्वेद की रचना कितना वर्ष पहले हुआ, तो क्या बताना है? 3500 साल पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना कब हुआ? 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना होती है। इसीलिए इस काल को क्या बोला जाता है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। इसके बाद कौन सा काल आता है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये कब से कब तक है? तो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इस काल में जो 3 ग्रंथ की रचना होती है, वो 3 ग्रंथ कौन कौन सा है पता है? बताओ कौन सा है? देखो, 3 ग्रंथ की रचना होती है। पहला है सामवेद। सामवेद। दूसरा यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। और तीसरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। यानी ये तीनों ग्रंथ की रचना कब होती है? उत्तर वैदिक काल में रचना होती है। रचना होती है। नोट्स बनाते जाइएगा। क्या बोले? देखो, हड़प्पा सभ्यता कितना साल पहले? 4700 वर्ष पूर्व। इसके पश्चात कौन सा काल आता है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और इस काल में कौन सी ग्रंथ की रचना होती है? तो ऋग्वेद। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद जो कितना वर्ष पुराना है, तो आज से लेकर के यानी कि 2000 से लेकर के पीछे चल जाना है। कितना वर्ष पहले? 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना होती है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना होती है। पहला कौन सा है? सामवेद। दूसरा यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद की रचना होती है। और वैदिक काल जो है, वैदिक कालीन सभ्यता जो है
मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक कालीन सभ्यता जो कौन सी थी, मुख्य रूप से, या जो मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीयकरण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता भी इसे बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। मिटा देते हैं। अब बात करते हैं 600 ईसा पूर्व के बारे में। 600 ईसा पूर्व के बाद, 600 ईसा पूर्व, इस काल में जो 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। कितने महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद जो है अस्तित्व में आते हैं। लेकिन इनमें से जो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन होता है, मगध। इन 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर कौन उभरा, सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है मगध। क्या है, मगध। ठीक। और इनमें से कुछ जनपदों में राजतंत्र था तो कहीं गणतंत्र स्थापित था। इनमें मगध महाजनपद जो अत्यधिक शक्ति हासिल की। और इसी समय जो लोहे का प्रयोग होने लगता है, यानी पूछा जाएगा कि किस समय लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है, तो क्या बताना, 600 ईसा पूर्व या इसके बाद। तो लोहे का प्रयोग होने लगता है, लोहे का प्रयोग होने लगता है, होने लगता है। और ये जो है 16 महाजनपद, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है महाजनपद के बारे में, तो 2 ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथ में जो है 16 महाजनपद के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। और दूसरा है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये कौन सा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। ये दोनों ग्रंथ में जो सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद का उल्लेख यहीं पर मिलता है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। दोनों में जो है 16 महाजनपदों, 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और जनपद का अर्थ क्या होता है, जनपद का अर्थ होता है कि लोगों को बसने की जगह, यानी लोग जिस जगह पे बस रहे हैं उसे वो क्या बोलते हैं, जनपद। लोग जहाँ पे रहते हैं उसे वो क्या बोलते हैं, जनपद। और जब यही जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और क्षेत्र का विस्तार कर लेते हैं तो वही क्या बन जाते हैं, महाजनपद कहलाते हैं, वही फिर महाजनपद। तो जनपद का अर्थ क्या है, जनपद का अर्थ क्या होता है, यानी लोगों के बसने की जगह। जनपद, जन मतलब क्या होता है, जन यानी कि लोग, तो जन मतलब लोग, जन यानी कि लोग के बसने की जगह, जन के बसने की जगह को ही क्या बोलते हैं,
जनपद जगह। बिल्कुल आराम आराम से नोट्स बनाइए और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम समझ में आएगा। और बताइए तो सबसे पहले फूट डालकर विजय प्राप्त की नीति कौन सा शासक यानी कि राजा सर्वप्रथम शुरू किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति कौन सा राजा? तो क्या नाम है उसका? अजात शत्रु। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। क्या बोले? 600 ईसा पूर्व में जो है लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है और इसी समय जो 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। और सर्वाधिक शक्तिशाली कौन बनकर उभरा? तो मगध साम्राज्य। मगध जो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है 16 महाजनपद में। और इसके बारे में जो जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, क्या ग्रंथ का नाम है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपद के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद 16 महाजनपदों को सर्वप्रथम जनपद का अर्थ समझे कि जनपद का अर्थ क्या होता है। जनपद का मतलब होता है कि जहाँ जो लोग बसते हैं उसी जगह को क्या बोलते हैं? जनपद। ठीक, यहाँ तक क्लियर। नोट्स करें, नोट करें, नोट करें। देखो, अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मगध साम्राज्य। आपके बुक में जो यहाँ पर से जो टॉपिक शुरू है, ठीक, वो सब जानकारी के लिए बताएं। मगध साम्राज्य, मुख्य रूप से मगध साम्राज्य पे फोकस करना है। और गुप्त काल, मगध साम्राज्य। हेडिंग डाल लीजिए, मगध साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश जो आता है हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन होता है? हर्यक वंश में जो प्रथम शासक है बिंबिसार। हर्यक वंश कब से कब तक? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ये याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, हर्यक वंश मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश कौन सा आता है? हर्यक वंश। इसका जो प्रथम शासक होता है बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार जो है, पूछा जाए आपसे कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो है सबसे पहले कौन सा शासक या कौन सा राजा किया था? कौन सा शासक था? तो क्या बताना है? बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले कौन सा शासक किया? तो बिंबिसार। इसके बारे में याद रखना है। इन्होंने जो है मगध साम्राज्य की स्थापना की। मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद ये जो है बिंबिसार जो है 15 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा। कितना वर्ष की उम्र में? 15 वर्ष की उम्र में। 15 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। ठीक, और बिंबिसार जो है सबसे पहले अपनी राजधानी गिरिवज्र को बनाता है। उसके बाद फिर राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले कहाँ राजधानी बनाता है? गिरिवज्र। गिरिवज्र। गिरिवज्र सर पर पहले राजधानी गिरिवज्र बनाता है। उसके बाद कहाँ कर देता है? राजगीर। राजगिरी राजधानी। ये पहले, ये बाद में। ठीक,
देखो बिंबिसार जो है पहली राजधानी कहाँ बनाता है, गिरि वज्र, उसके बाद राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। और इसके राज में, इसके समय में जो प्रसिद्ध वैद्य था उसका क्या नाम था, प्रसिद्ध वैद्य, प्रसिद्ध वैद्य, उसका क्या नाम था, जीवक, जीवक, जीवक। और ये जो है इसका बेटा का नाम क्या होता है, अजात शत्रु, इसका पुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु क्या करता है, बाप को मार देता है, क्या करता है, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है, कौन, अजात शत्रु। इसी प्रकार से इसका बेटा भी करता है। तो यहाँ तक नोट करें। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोले कि बिंबिसार जो है आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले कौन सा शासक किया, कौन सा शासक है, तो क्या बताना है, बिंबिसार। और बिंबिसार, इस पे ध्यान नहीं देना कितना वर्ष में बैठा नहीं बैठा, आपके जानकारी के लिए बता दिए। जो है 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है, लेकिन इस पे फोकस करना है, गिरि वज्र, उसके बाद फिर कहाँ राजधानी बनाया, राजगिरी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राजगिरी जो है सबसे पहले राजधानी किसने बनाया है, राजगिरी को, क्या बताना है, बिंबिसार। कहाँ से कहाँ ले गया, तो गिरि वज्र पहले, उसके बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। और प्रसिद्ध वैद्य कौन सा था बिंबिसार के समय में, जीवक, क्या नाम है, जीवक। और पुत्र इसका अजातशत्रु, क्या करता है, अजातशत्रु जो अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक, मिटा देते हैं। तो हर्यक वंश, अब बिंबिसार के बारे में, उसके बाद किसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में अध्ययन करते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया, फूट डालकर इसने बज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। क्या किया, फूट डालकर बज्जी संघ पर विजय प्राप्त की, बज्जी संघ पर, बज्जी संघ पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा शासक था या कौन सा राजा है जिन्होंने सबसे पहले फूट डालकर विजय प्राप्त की नीति अपनाया। तो कौन सा शासक है, अजातशत्रु। क्या किया, सबसे पहले उसमें फूट डाला, उसके बाद उसे जीता, विजय प्राप्त की। और इस युद्ध में जो है रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। जब इसके साथ जो युद्ध हुआ उसमें 2 हथियार का प्रयोग किया, उसका नाम क्या है, रथ मूसल और महाशिला कंटक। और इसी समय प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई, संगीति आयोजित की गई। ठीक, देखो क्या बोलना है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में आयोजित हुई, तो क्या बोलना है, अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई प्रथम बौद्ध संगीति। उसके बाद पढ़ते हैं अब अजातशत्रु के बाद उदयीन, इसका बेटा कौन है, उदयीन। नोट्स बनाते जाइएगा एकदम आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरा कंप्लीट जो है थ्योरी
थ्योरी तो पूरा नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है या इस अध्याय का वो पूरा फैक्ट्स देंगे और साथ में साथ PYQ भी कराते जाएंगे। मतलब जितना आज पढ़ाया जाएगा उसका PYQ साथ में करा देंगे प्रतिदिन। ठीक। अब उदयन, उदयन, उदयन किसका बेटा है? अजातशत्रु के। उदयन ये भी क्या करता है? अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल करता है, पिता की हत्या करके। क्या करता है? पिता की हत्या कर गद्दी हासिल किया। और उसके बाद इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी सबसे पहले। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र की जो है स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी कहाँ पे? 3 नदी के संगम पर। ये भी याद रखना है कौन कौन नदी है? गंगा, सोन और पुनपुन। ये पूछा भी गया है, गंगा, सोन और पुनपुन। ये तीनों नदी के जो है, तीनों नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? और एवं राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी परिवर्तित कर दिया। पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजगीर से राजधानी कहाँ कर देता है? पाटलिपुत्र। राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी परिवर्तित करता है। तो यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इसको कहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर का आवाज़ आता है तो यदि थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और दूसरे, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए समझिए, उदयन के बारे में क्या जानना है कि उदयन जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की किन नदी के संगम पर? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो क्या बोलना है? उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? क्या बोलना है? उदयन। और कहाँ की? तो क्या बोलना है? कौन कौन नदी के संगम पर? ये भी आ जाता है। तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताइए राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी हस्तांतरित, मतलब यहाँ से यहाँ कौन ले गया? यानी राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कौन किया? तो क्या बोलना है? उदयन। परिवर्तित राजगीर से कहाँ बनाया इस राजधानी? पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है कौन? उदयन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नोट करें। देखो अब बात करते हैं शिशुनाग। इसमें शिशुनाग वंश, कौन सा वंश है? उदयन के बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश में कितने शासक हुए? 3। एक बिंबिसार, उसके बाद क्या बताएं? बिंबिसार के बाद कौन? बिंबिसार। उसके बाद आया हर्यक वंश में अजातशत्रु। बिंबिसार के बेटा कौन? अजातशत्रु। और उसके बाद उदयन। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु, फिर उदयन। तो हर्यक वंश में 3 शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? तो शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग। और शिशुनाग जो है इसके बारे में जान लेते हैं।
शिशुनाग वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना कौन करता है? तो शिशुनाग। और इन्होंने जो शिशुनाग अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? वैशाली। कहाँ बनाता है? वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। वैशाली को राजधानी बनाता है, राजधानी। परंतु इसके पुत्र जो है कालाशोक, शिशुनाग के पुत्र कौन है? कालाशोक। ये पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। मतलब शिशुनाग वैशाली को राजधानी बनाता है और शिशुनाग के बेटा यानी पुत्र कालाशोक जो है किसे राजधानी बनाता है? पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, राजधानी बना देता है। ठीक, पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाता है। ठीक, और इसके समय में जो द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित होता है कालाशोक के समय में, ध्यान से देखो नोट्स। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति, इसके समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित होती है। बौद्ध संगीति कौन सा? द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित होती है। देखो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में आयोजित हुई? तो क्या बोलना है? कालाशोक। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित होती है। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में। ठीक, अब आता है नंद वंश, मिटा देते हैं। नंद वंश, तो नंद वंश की स्थापना किसने की? क्या बोलना है? नंद वंश की स्थापना किसने की? तो क्या बोलना है? महापद्मानंद। किसने की? महापद्मानंद। और महापद्मानंद के बेटा कौन था? घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना महापद्मानंद। पद्मनंद। नंद वंश की स्थापना। नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। और इसी के समय में क्या होता है? सिकंदर का आक्रमण। घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण किया। कितना ईसा पूर्व? तो 325 ईसा पूर्व। 325 ईसा पूर्व। ठीक, इसके बाद चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त जो है आचार्य चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से क्या करता है? घनानंद को पराजित करता है। और फिर मगध पे किसका शासन आ जाता है? मौर्य वंश का शासन। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से क्या करता है? घनानंद को पराजित कर देता है। मगध में नंद वंश को समाप्त कर, मगध में नंद वंश को समाप्त कर क्या करता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ से अब क्या शुरू हो जाता है? मौर्य वंश का शासन। देखो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, एक बार समझ लीजिए फिर से।
नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मानंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? घनानंद। और इसी के समय क्या होता? सिकंदर का आक्रमण। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर का आक्रमण किस शासक के समय में होता है? तो क्या बोलना? घनानंद के समय में। और इसी समय जो है चंद्रगुप्त जो है चाणक्य की सहायता से क्या करता है? घनानंद को पराजित कर देता है और खुद शासन अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ पर से प्रारंभ हो जाता है मौर्य वंश। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप PYQs कर लेते हैं, थोड़ा सा बताइएगा जल्दी से। देखो, ताकि पता तो चले कि क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है आ रहा है कि नहीं। देखो बताइएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? महाजनपद कौन था? क्या बताएं? 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो क्या बताएं? मगध। कौन था? मगध। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट बताना है मगध। ठीक, अब जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा ही बोल देते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या बताएं? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? कौन था पाटलिपुत्र का संस्थापक? तो क्या बताना है? उदयन। कौन था? उदयन। और पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी पर की गई थी? देखिए पूछा गया है, देख लीजिए एकदम बढ़िया से, है कि नहीं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की थी? 2021 में पूछा गया। देखिए, दिख रहा है? विश्वास नहीं होगा आपको। किस नदी पर? क्या बताएं? अभी बताएं तुरंत। गंगा, सोन और पुनपुन। किस नदी पर? गंगा, सोन और पुनपुन। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितनी है? 16। क्या बताना? 16 महाजनपद। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? अभी बताएं। बिंबिसार ने। किसने की? बिंबिसार ने। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।